Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your question paper series. And in this part, we are going to solve next paper. And the subject is business environment. राइट सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए हैं लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. सो आप उसको देख सकते हैं. आज इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज के जैसे कि हम डिस्कस करते हैं हमेशा की बेनिफिट्स क्या है. पहला है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं किसी और के पेपर में आए. तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आप कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिख सकते हैं आप, कितने वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, तो एक इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको समझ में रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एक प्री इमेज रहेगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में घबराएंगे नहीं और उसको सॉल्व करेंगे. राइट, सो वन बाय वन हम देखेंगे क्वेश्चंस को. सो ये है आपका क्वेश्चन पेपर. ठीक है, इसका हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो चलिए देखते हैं. ओके गाइस, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर बिजनेस एनवायरनमेंट का. राइट, मैक्सिमम मार्क्स 60 है और 2.5 घंटे का टाइम है. इस तरीके से अगर आपके यहाँ पे है, ठीक है. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पहला सेक्शन ए है, इसमें 5 क्वेश्चंस करने हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो मोस्टली आप 2 मार्क्स में आप मैक्सिमम 75 वर्ड्स लिख सकते हो और चाहो तो 50 to 75 वर्ड्स में आप इस आंसर को कवर अप करो. ठीक है, एज ये 2 नंबर का है, 5 अटेम्प्ट करने. तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके और फिर हम इसको आंसर में देखेंगे. व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? बहुत इजी है. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? MNC और TNC को एक्सपैंड करें. मीन्स आप इसका बेसिकली लिखिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब बेसिकली क्या है MNC. ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दो और डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है ये. व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल पॉलिसी? इनोवेशन क्या है. और 2 पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके 2 पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है वो आपको लिखने हैं. तो ये कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं. अब हम इसके आंसर्स को देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको 50 से 75 वर्ड्स में लिख सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशंस के साथ. तो सेक्शन ए में सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है. तो नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स क्या, मैं बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के आसपास का जो नेचर है, ठीक है, जो उसको क्या कर रहा है, उसकी वर्किंग पे असर डाल रहा है, वही होता है बिजनेस का नेचुरल एनवायरनमेंट. मतलब कि जो उसका सराउंडिंग इकोसिस्टम है, लाइक इन विच बिजनेस ऑपरेट. जैसे कि बिजनेस के आसपास की हवा कैसी है, पानी कैसा है, जगह लैंड कैसा है, ठीक है, आसपास के जानवर और जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीजें आप आपस मतलब बाहर की क्या है, बिजनेस की सराउंडिंग, कोई भी कंपनी है उसके आसपास नेचर होगा ना, तो वो चीज क्या करते हैं, उस पर असर भी डालते हैं. ठीक है, इसमें आपका बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों आएंगे जो बिजनेस की एक्टिविटीज या ऑपरेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं अपना. जैसे कि मान लो वेदर है, ठीक है, बाहर का बिजनेस के एनवायरनमेंट, बिजनेस के बाहर का कैसा वेदर है, कैसा क्लाइमेट है, वो भी उस पर असर डालता है. ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन है, मान लो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो उसका भी इफेक्ट बिजनेस पे आएगा. या बिजनेस बाहर पॉल्यूशन कर रहा है, फिर सोसाइटी उससे डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर रोक लगाएगी, तो वहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आ सकता है. वो चीज रिसोर्स ले रही है बाहर से. ठीक है, अब मान लो बाहर से जैसे कोई बिजनेस है जिसका फर्नीचर का काम है और वो फर्नीचर के लिए बाहर से वुड ले रही है. मान लो कि ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहां पे रिसोर्स वो कम होता जा रहा है, वो लकड़ी उसको मिल नहीं रही तो वो फर्नीचर बना नहीं पाएगी. तो वो नेचर की वजह से उसके वर्किंग पे क्या हो रहा है, असर आ रहा है. बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. कोई ऐसा है जिसमें वो मान लो मीट वगैरह का ऐसा कोई बिजनेस, तो उसको अगर वो चीज़ कम हो रही है तो वहां से भी एक झटका दिखने को मिलेगा. तो ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस की एक्टिविटीज को सारे फैक्टर जो नेचर से रिलेटेड वो असर डालते हैं, उसके वर्किंग पे इम्पैक्ट डालते हैं. और बिजनेस को चाहिए कि वो इन सारी चीजों को क्या करे, बिल्कुल मेंटेन करके रहे, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे, उस कॉन्सेप्ट के टुवर्ड वर्क करे ताकि उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिले. ठीक है, तो ये बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं. मिनिमाइज देयर इन्वायरमेंटल फॉर बिजनेस एज दे स्ट्राइव टू ऑपरेट सस्टेनेबली एंड मिनिमाइज देयर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट व्हाइल कंप्लाइंग विद रेगुलेशन एंड मीटिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन. तो बिजनेस को ये चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट की वो रक्षा करे, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, जिससे क्या हो कि उसी को दिक्कत आनी है आगे.
इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉस देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख के आना कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो क्या है मीनिंग, उसके थोड़ा एग्जाम्पल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में कि ये क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी सबने सुनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। ये क्या है, बिग कंपनीज है। क्यों मल्टीनेशनल है? क्योंकि मल्टी नेशन में, मतलब कि बहुत सारे, सिर्फ जिस नेशन में ये बनी है वहां ही नहीं, बल्कि बहुत सारे नेशन, बहुत सारी कंट्रीज में ये अपना क्या करते हैं, काम करते हैं, अपना ऑपरेशन है, इनका बिजनेस है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ब्रांचेस और ऑफिसेज जो है बहुत सारे नेशन में क्या कर रही है, सेट कर रखी हैं, टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट मार्केट। भाई अलग अलग मार्केट का एडवांटेज मिल रहा है, अपनी कंट्री की मार्केट का तो भाई एडवांटेज मिल ही रहा, वहां के कस्टमर तो हमारे गुड्स खरीद ही रहे हैं। इसके अलावा हमने जहां जहां पे अपनी ब्रांचेस खोल रखी है वहां के भी लोग हमारे टुवर्ड क्या है, वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए एक मार्केट है, वहां के कंज्यूमर को भी हम सर्व कर रहे हैं। तो अलग अलग मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज के एडवांटेज उठा रहे हैं, अलग अलग कंट्री के, और अलग अलग कंट्री के वर्कर्स को भी क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। टीएनसी क्या है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है। टीएनसी जो है वो एक मल्टीनेशनल की ही स्पेशल टाइप है, ये और ज्यादा ग्लोबली वर्क करते हैं, ठीक है। वो उतना ग्लोबल, वो भी ग्लोबल वर्क करते हैं, बट ये थोड़ा सा और इनका वाइड स्प्रेड ऑपरेशन है, विद देयर एक्टिविटीज स्पैनिंग अक्रॉस बॉर्डर विदाउट मच डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंट्रीज। मतलब ज्यादा कंट्रीज में डिस्टिंक्शन नहीं है, इस कंट्री में, उस कंट्री में, उस कंट्री में, बहुत ज्यादा इनका फैला हुआ है। ये बिग कंपनीज आपको पता है हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ बिजनेस एंड ट्रेड वर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इन कंपनीज का क्या होता है, असर देखने को मिलता है ट्रेड में, बिजनेस में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है। और ट्रांसनेशनल में आप ये भी आ सकते हो मल्टीनेशनल से कैसे डिफरेंट, कि ट्रांसनेशनल का जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो क्या है, वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब जो भी ब्रांचेस है वहां पे ये अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं बड़े बड़े। बट मल्टीनेशनल्स में क्या होता है कि मल्टीनेशनल में डिसीजन हेड क्वार्टर ही लेगा, और जो सब सारी ब्रांचेस को क्या करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है। ट्रांसनेशनल का एग्जांपल आप ले सकते हैं कोका कोला, ये ट्रांसनेशनल कंपनी है, इसका डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज है। और मल्टीनेशनल का आप एग्जांपल ले सकते हैं नेस्ले, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत कि मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट पीपल, कंपनीज, कंट्रीज आर कनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर मोर देन एवर बिफोर। आपको ये तो पता है ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट मतलब हम अपनी कंट्रीज में बैठे बैठे दूसरी कंट्री से सामान मंगा सकते हैं, दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, वी आर इंटरकनेक्टेड। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बॉर्डर नहीं है कि हम यहाँ से वहां व्यापार नहीं कर सकते, वो यहाँ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप कंट्रीज और कंपनी सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरे की कंट्रीज पे, एक दूसरे पर, जितना पहले नहीं हुआ करता था। मतलब वर्ल्ड जो है वो स्मॉलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि चीजें हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच सकती है, हम बहुत जल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इजिली हम ट्रैवल कर सकते हैं फ्लाइट्स के थ्रू। तो अब क्या है, हमने वर्ल्ड को पूरी तरीके से हर एक पार्ट को क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड कर दिया थ्रू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट को हम सर्व कर सकते हैं एक बिजनेस के रूप में। दिस मेक इट इजियर फॉर गुड्स, आइडियाज, मनी टू फ्लो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। अब हमें जैसे यहाँ से यहाँ बैठे बैठे कोई यूएस की चीज मंगानी है तो हम इजिली उसको मंगा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो वो बिजनेस इन सारी चीजों को, जो इससे डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम की वजह से कम्युनिकेशन ईजी हो गया, ट्रैवलिंग ईजी हो गई बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एजेंसीज। इस वजह से मार्केट में क्या हो गया, एक चेंज, एक इवोल्यूशन देखने को मिला कि अब जो चीज पहले यहां तक नहीं आ सकती थी या यहां से वहां नहीं जा सकती थी, वो चीज इजिली विद इन 3 और 7 डेज, अगर बहुत ज्यादा टाइम हो 7 डेज, वो इजिली आपको रिसीव हो सकती है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है कि जो भी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है वो हमें अफेक्ट कर सकता है। ऑफकोर्स जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, उसकी वजह से जो भी चीजें थी वो हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वो हमें नहीं रिसीव हो पा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वहां क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, वहां क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इफेक्ट नहीं है, लेकिन वहां क्या अब हो रहा है दूसरी कंट्री में, अगर उसकी कंपनी हमारे यहाँ है, वहां से हमारे यहाँ कुछ आता है, तो हमारे यहाँ भी उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉर बेटर और वर्स। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी इज हाउ गवर्नमेंट मैनेज देयर मनी स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या है, मनी रिलेटेड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट अपने पैसों को कैसे मैनेज करती है, कैसे अपने खर्चे करती है, जिससे कि वो इकोनॉमी को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। मतलब कैसे, अब देखो गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आ रहे हैं, टैक्सेस ले रही है वो, तो टैक्सेस क्या रेट पे ले रही है, ठीक है, क्या जैसे पब्लिक वेलफेयर पे वो खर्चा कर रही है, तो कितना खर्चा कर रही है, क्या बैलेंस है कि नहीं है, कि पता चला खर्चा ज्यादा कर रही है और उसको मनी कम रिसीव हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग बिजनेस जो
गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है कि हमें कैसे कैसे अपने जो मनी है, जो फाइनेंशियल है, उसको क्या कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली आप डिसीजंस को देखते हो कि गवर्नमेंट के टैक्सेस के रिगार्डिंग क्या डिसीजंस है, लाइक हाउ मच पीपल इन बिजनेस पे, कि बिजनेस और पीपल कितना पे कर सकते हैं, उनकी इनकम कैसी है, हम उस हिसाब से कैसा टैक्स लगा सकते हैं उन पर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है, वो स्कूल्स बनवाने में, रोड्स बनवाने में, हेल्थ केयर पे कितना खर्चा कर रही है। व्हेन द इकोनॉमी इज स्लो गवर्नमेंट माइट कट टैक्सेस। जब इकोनॉमी क्या होती है, स्लो होती है, मतलब कि मार्केट, कहते नहीं मार्केट बंद चल रही है, मंदी है, मतलब कि इतना लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, उनके पास इतनी इनकम नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कट कर देती है, मींस कम टैक्सेस लगाना शुरू कर देती है, ताकि लोगों के पास पैसा रुके, वो टैक्स में ही ना दे दे, वो रुके। और जैसे ही उनके पास पैसा रुकने लग जाता है, हम लोग के पास, हम लोग क्या करना कर देते हैं, स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। और स्पेंड करेंगे तो गुड एंड सर्विसेज और बनेगी, तो जीडीपी बूस्ट होगी, और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट को ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि टैक्स कहाँ बढ़ाना है, कम करना है, या कितने खर्चे करने हैं, वो सारी चीजें। व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग टू फास्ट, और जब इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है, तो फिर वो टैक्स बढ़ा देता है। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन ना हो जाए। सबके पास पैसा रहेगा, बहुत पैसा रहेगा, तो मन चाह लो प्राइस कोट करना शुरू कर देंगे, ताकि वही ले पाए जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा। तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स और बढ़ाना शुरू कर देती है, ताकि लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो उनके पास पैसा कम रहेगा, और कम पैसा रहेगा तो वो स्पेंड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो फिर प्राइस भी नीचे आएगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि गवर्नमेंट कैसे अपने मनी को मैनेज कर रही है और कैसे स्पेंड कर रही है, वो सारी चीजें आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है इनोवेशन क्या है। तो सबको पता है इनोवेशन क्या है, मींस टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना, या फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग आइडियाज है, जिसपे भी आप काम कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना, ताकि आप सॉल्व कर पाओ प्रॉब्लम को, या जो नीड एंड वांट्स है उसको और अच्छी तरीके से क्या कर पाओ, सेटिस्फाई कर पाओ। बिजनेस के लिए इनोवेशन बहुत अच्छा है। आप देखते हैं जैसे आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखो तो कितने ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं। अभी वो जो हैंड बैंड वाला फोन आया है, वो किसको लग रहा था कि ऐसा आएगा, बट देखिए अभी ऐसा आ गया कि अपने हाथ में आप ऐसा वॉच उसको वेयर कर सकते हो और आप उसको चला सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, न्यू। अब जैसे जो लोग, जो उनको पसंद है कुछ नया लेना, शो ऑफ भी करना एक तरीके से, तो फिर वो लोग उसको परचेस करेंगे, बिकॉज दे शो ऑफ नेगेटिव में नहीं लेना, आप लोग को पॉजिटिव में लो, मतलब दिखाना है कि हाँ हमारे पास, हमने लिया है, हमारे पास है, ये उनको अच्छा लगता है कि लोग आए देखें, दे ऑल्सो गेट गुड फीलिंग कि हाँ ये चीज ऐसे चलती है। तो उस रिगार्डिंग में वो बिजनेस क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। इट इन्वॉल्व थिंकिंग क्रिएटिव, और ये सब सोचने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होगी कि वो बैटरी को कैसे आप ऐसे करो कि वो फ्लेक्सिबल हो पाए, वो ऐसे हैंड वॉच की तरह बन पाए। तो टेकिंग रिस्क, रिस्क भी है भाई, चला तो चला, नहीं तो चला, तो फिर आपका जितना भी पैसा लगा उस पर वो बर्बाद हो गया। तो अलग अलग अप्रोचेस के साथ आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ताकि आप नोवेल सोल्यूशन, नए सोल्यूशंस ला पाओ जो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी को वैल्यू दे पाए। ठीक है, इनोवेशन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इनोवेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया आ गया, मशीन्स नहीं आ रही हैं, बिजनेस के मॉडल्स बदले, मोबाइल फोन्स के भी मॉडल बदलते हैं, डिजाइन में चेंजेस आप ले आए हो, सोशल चेंज है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्रेस आएगी, चेंज आएगा डाइवर्स फील्ड में। तो ये आप याद रखो कि इनोवेशन क्या है, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। बेसिकली नेक्स्ट जो था कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या करती है, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बात कर रही है आपसे कि आप अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्रीज में इनोवेशंस लाओ। ठीक है, इनोवेशंस लाओ, कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाओ। कोई जैसे कॉम्पिटिशन नहीं होता, लोग क्या करते हैं, दे गेट इन देयर कंफर्ट जोन, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अगर कोई कुछ कर देता है तो फिर सामने वाले सोचते हैं हमें भी कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी मार्केट उधर चली जाएगी। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो फोकस करती है कि आप इनोवेशन करिए। ठीक है, नया से नया लाइए, कस्टमर को जैसे जैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं वैसे वैसे चीजें करिए, और कंपटीशन में रहिए, कंपटीशन बरकरार रखिए, बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये चीज प्रमोट कैसे कर रही है कि आप इनोवेशन करिए, कंपटीशन में रहिए, वो इस तरीके से कर रही है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपको इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, और आपको इंकरेज करती है हर बिजनेस को कि वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं, प्रोसेस में पैसा लगाएं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट इंप्रूव होगा
और एफिशिएंसी भी आपको देखने को मिलेगी। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो और स्पीड में वो काम आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए इंसेंटिव्स देना, पैसे देना, ताकि वो चीज़ प्रमोट हो और कंट्री में देखने को मिले। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एडिशनली इस पॉलिसी का एक और अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला कि ये पॉलिसी जॉब क्रिएशन को और प्रमोट करने की बात करती है, स्किल के डेवलपमेंट पे बात करती है। इसके लिए भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पॉलिसी के अंडर, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल्स सिखाई जा रही है, ताकि फिर क्या हो पाए, जॉब क्रिएट कर पाए। वो लोग अगर कुछ सीखते हैं तो अपने लेवल पे अपना बिजनेस सेटअप करके लोगों को हायर कर सकते हैं, या फिर जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, उसको सपोर्ट कर रही है ताकि वो लोग और अच्छा बिजनेस करें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनहेंस करने के टुवर्ड्स का काम चल रहा है, जिससे क्या होगा, पूरी कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा आपका कि जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर अप किया 1 बाय 1 कि किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन बी में मूव ऑन करेंगे और उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ मूव करते हैं सेक्शन बी के थ्रू। तो यहाँ पे है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स है और आपको 4 आंसर करने हैं, जिसमें से आपको 7 दिए, मीन्स 2 ऑप्शंस में आपके रहेंगे। ठीक है, तो गाइज हम तो सारी बात करने वाले हैं, हम तो सभी देखेंगे, बट आपका अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है तो आप इस तरीके से करेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि कितने वर्ड्स में लिखना होगा। 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो 5 मार्क्स में पहले तो एक अच्छा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट का हर उसमें दो। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेगा आपका, कैसे देना वो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5 मार्क्स का है, सो आपको कितने वर्ड्स लिखने होंगे। 7 मार्क्स वाले में 200 वर्ड समथिंग लिखने होते हैं आपको, तो 5 मार्क्स में आप सोच लो 150 से 200 वर्ड्स के अंदर ही अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्विंग। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो नेचर क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये डिस्कस करना है। फंक्शंस गवर्नमेंट के, लीगल इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन एनी 2 मोड ऑफ मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो क्या 2 तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप वहां एंटर कर जाओ, और टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है बिजनेस में, ये डिस्कस करना है। तो आप लोग को बहुत ईजी अगर जो लग रहा होगा वो आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट के फंक्शंस आप बता सकते हो इजीली कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या काम है उसके। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर भी ईजी है, अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो ये भी आपको आता ही है। लीगल इन्वायरमेंट अगर आपने देखा है अच्छे से तो आप लिख दोगे कि लीगल इन्वायरमेंट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ जो बिजनेस पे असर डालता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं, ये भी सबसे आसान है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो टेक्नोलॉजी के फायदे, गवर्नमेंट के फंक्शन, ये तो लिख के आ ही सकता है। बाकी हम सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो नाउ गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय कंट्री सेंट्रल बैंक। कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो था फिस्कल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट कैसे अपनी स्पेंडिंग को और अपने मैनेज करती है अपने फाइनेंस को, वो हमने वहां पे डिस्कस किया था। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कि कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्योंकि भाई मनी कितना सप्लाई कर रहा है, सर्कुलेशन क्या है, वो तो काम सेंट्रल बैंक का है। तो वो उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन ले रहा है, कैसे मनी सप्लाई को मेंटेन करा है कि पैसा मार्केट में ज्यादा भी ना हो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए और कम भी ना हो कि डिफ्लेशन हो जाए। तो वो बैलेंस कैसे उसने बना के रखा है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वो यूज कर रहा है इस पॉलिसी के अंदर, वो हम सब मॉनेटरी पॉलिसी में कवर अप करते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स हैं कि भाई कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबल रहे, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक की ग्रोथ हो, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के वो कौन कौन से हैं। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो मनी सर्कुलेशन में है उसकी वजह से प्राइस जो है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का वो स्टेबल रहे। मतलब कि भाई प्राइस इतना ज्यादा भी ना बढ़े कि महंगाई बढ़ जाए और लोग उसको खरीद ना पाए जो जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, और डिफ्लेशन भी ना हो जाए कि भर भर के पैसा है बोरा बोरा भर के और उसके लिए एक बॉटल खरीद पा रहे हैं। ठीक है भाई, डिफ्लेशन वाली स्थिति भी बहुत खराब होती है कि ट्रक भर भर के आप पैसा लेके जा रहे हो, इतनी आपकी कंट्री की करेंसी गिर गई है, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो सेंट्रल बैंक का इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम को आप प्रिवेंट कर पाए। एज एक्सेसिव फ्लक्चुएशन कैन डिस्टर्ब, भाई एक्सेसिव फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन आ रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो अंडरमाइन होता ही होता है। भाई महंगाई बढ़ जाएगी, वो खरीद नहीं पाएगा, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन कैसे करता है, अगर आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो देखो, कंट्री का सेंट्रल बैंक को जब लग जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो कंट्री का सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, बोरोइंग पावर, जैसे लोग बोरो करते हैं, लोन लेते हैं पैसा लेने के लिए, बिजनेस के लिए, तो फिर क्या करते हैं, वो रेट बढ़ा देते हैं। तो अब ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे, पैसा अगर बोरो करना चाहते हैं बिजनेस डालने के लिए या कुछ एक्सपेंड करने के लिए, कुछ खर्चा करने के लिए बड़े, तो फिर वो बोरो करेंगे बैंक से, और बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा कि वो फिर वहां पे अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगे। तो पैसा मार्केट से कहाँ जाने लग जाएगा, गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास जाने लग जाएगा। और वहां से क्या होगा, जब पैसा वहां ज्यादा जाएगा और कंज्यूमर के पास पैसा कम होने लग जाएगा, तो फिर प्राइस के जो इतना ज्यादा हीटअप हो गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था, फिर वो नीचे आना धीरे धीरे क्या होगा, शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा अब सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट जाने लगा। लोग अपनी स्पेंडिंग क्या करेंगे, कम करना शुरू करेंगे, और प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन मतलब होता है कि जो प्राइसेस है वो गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है, और डिमांड नहीं है, प्राइसेस घट रहे हैं ताकि लोग डिमांड करना शुरू करें। तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देती है, गिरा देती है, जिससे क्या होता है, वो लोग बोरो कर पाते हैं पैसा। जब बोरो कर पाएंगे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो फिर स्पेंड करना शुरू करेंगे, और मनी जो है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट होना शुरू कर जाएगा, और इससे क्या होगा, इकोनॉमी की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएंगी, और प्राइस अब जो है वो इतना ज्यादा नहीं गिरेगा कि डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरीके से आप क्या, मतलब जो सेंट्रल बैंक एक्शन लेके प्राइस स्टेबिलिटी वाली चीजों को अचीव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है आपका कि दूसरा ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी मॉनेटरी पॉलिसी या सेंट्रल बैंक जो है वो सपोर्ट करता है। कैसे, स्ट्राइविंग टू अचीव मैक्सिमम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का ही खेल है, सब इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके ही ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करी जाती है थ्रू सेंट्रल बैंक, एंड मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को कैसे अचीव करेगा, जैसे कि मान लो आप कि सेंट्रल बैंक देख रहा है कि कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग बेरोजगार बहुत है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इस केस में, इंटरेस्ट रेट लो करना शुरू कर देगा। लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग बोरो ज्यादा कर पाएंगे, बोरिंग चीपर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, एक्सपैंड करेगा। अब ये मत सोचो कि कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर तो ऑलरेडी बेरोजगार है ना, तो वो कहाँ से इंटरेस्ट पे बोरो करना शुरू करेगा, बिजनेस बोरो करना शुरू कर देगा। लोअर रेट पे मिल रहा है तो जो बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो लोअर रेट पे बोरो करेंगे सेंट्रल बैंक से पैसा, और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, अलग अलग जगह अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना शुरू करेंगे। अब जब बिजनेस बढ़ने लगे, लोगों की रिक्वायरमेंट होंगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंट्री में देखने को मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर उसको लगता है सेंट्रल बैंक को कि इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे, और इतनी सारी जॉब्स हैं कि उसको भरने के लिए हमारे यहाँ वर्कर भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेगी कि इस तरीके की सिचुएशन ना आए कि भाई जॉब तो है लेकिन लोग नहीं है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ क्या करेगी, रेस कर देगी, बढ़ा देगी। तो अब क्या होगा, बोरिंग अपोजिट हो जाएगी, बिजनेस जो है वो ज्यादा, भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा तो कहाँ ज्यादा बोरो कर पाएगा, फिर वो इतना इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, एक्सपैंड भी नहीं करेगा, तो उस केस में इकोनॉमी जो है वो ओवरहीट होने से बच जाएगी, और इन्फ्लेशन भी चेक में रहेगा। तो इस केस में आप ये देख पा रहे हो कि कैसे सेंट्रल बैंक जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। तो ये आप इस तरीके से डायग्राम में भी प्रो कर मतलब शो कर सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो सपोर्टिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड फैसिलिटिंग बोरिंग फ्रॉम इन्वेस्टर एंड कंजप्शन। ये इंश्योर करना कि पैसा जो है वो मार्केट में है, स्मूथली पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ये इंश्योर करना ताकि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती रहे, और बोरिंग को सपोर्ट करना, बोरिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। कैसे भाई, लोअर इंटरेस्ट रेट है, लोग बोरो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ हो करेगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके से वो कंट्री की इकोनॉमी में की ग्रोथ को क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेंट्रल बैंक हेल्प करता है बिजनेस को, इंडिविजुअल की वो मनी को बोरो कर पाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे, कंजम्पशन के लिए भी वो सपोर्ट करता है कि लोग भी गाड़ी खरीद पाए, घर खरीद पाए, मनी को बोरो कर पाए। तो इस तरीके से क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी
चलती रहेगी और कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? इट मींस इंश्योरिंग दैट ऑल द इंडिविजुअल इन बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ द इनकम लेवल और लोकेशन हैव एक्सेस टू बेसिक फाइनेंशियल सर्विस। ये भी इंश्योर करना मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं हमारी कंट्री के, उनके पास जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो उनकी रीच में हो। ये मैटर नहीं करता कि उनकी लेवल क्या है, वो गरीब है, अमीर है, या वो किस जगह रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विस की बैंक की सुविधा उनके पास उपलब्ध हो, सेविंग अकाउंट वगैरह वो खुलवा पाए, लोन्स उन तक पहुंच पाए, इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटीज, जो बेसिक फाइनेंशियल फैसिलिटीज है वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। सेफ गार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय रेगुलेटिंग बैंक मॉनेटरी रिस्क एंड प्रिवेंटिंग सिस्टमैटिक क्राइसिस दैट कुड जेपरडाइज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो है वो कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, कि सारे जो काम है वो स्मूथली चल रहे हैं, कंट्री में जो मनी है वो अच्छे से फ्लो कर रहा है, ये सारी चीजें इंश्योर कर पाना। सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता रहता है कि क्या भी रिस्क जो है फाइनेंशियल सिस्टम से, कि जैसे कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा बोरिंग करना या बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट, इन सबको ये मॉनिटर करता रहता है कि कहीं ज़्यादा लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो, कहीं कुछ ज़्यादा ही बोरिंग ना चल रही हो, ताकि प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़ पाए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना, अगर ये सारी चीज़ें चल रही है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत एक्शन लेना, स्टेप्स लेना कि इस तरह की क्राइसिस ना हो जिसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे कि मान लो जब इकोनॉमिक स्ट्रेस हो वाली सिचुएशन होती है तो उस केस में सेंट्रल बैंक जो है वो इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करना शुरू कर देती है बैंक को, ताकि जो बैंक है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, बिल्कुल मार्केट जो है वो काम रहेगी, स्मूथली चलेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ ठीक है सेंट्रल बैंक जो है वो हमारी काम कर रही है, वर्क कर रही है, सिस्टम एकदम सेफ चल रहा है, साउंड चल रहा है। तो इस तरीके से कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम जो है वो सेंट्रल बैंक करती है थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था आपका नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स या नेचर जो है वो आपको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट तो आपको पता है कि बिजनेस के आसपास का जो इन्वायरमेंट जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डालता है, चाहे वो माइक्रो इन्वायरमेंट हो, मैक्रो इन्वायरमेंट हो, इंटरनल इन्वायरमेंट हो, ये सारी चीजें क्या है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है कि इसके फीचर्स क्या है। पहला है डायनेमिक। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स कांस्टेंट नहीं रहता, मीन्स बाहर जो चीजें चल रही है, जो कंज्यूमर का टेस्ट चल रहा है, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस चल रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही हैं, जो इकोनॉमी की पॉलिसीज चल रही है, वो सेम नहीं रहती हैं। ये तो आप अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग है, इवॉल्विंग है, मीन्स वो बदलता रहेगा। नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई मशीन्स आते हैं, नए मॉडल्स आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी बदलती रहती है। आज फैशन कुछ है, कल फैशन कुछ है, इकोनॉमी की कंडीशन भी फ्लक्चुएट करती रहती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह सब कुछ आप देखने को मिलता है। तो बिजनेस के आसपास का इन्वायरमेंट कभी भी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। और बिजनेस को भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्यों? ताकि वो जो भी चेंजेस है उसके टुवर्ड जल्दी अडॉप्ट कर पाए, कॉम्पिटेटिव रहने के लिए। अगर वो पिछड़ा रह जाएगा तो भाई जो मार्केट में बाकी लोग हैं वो अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर वहां चला जाएगा, फिर आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आएगा। तो पहला है कि डायनेमिक है, दूसरा है कि अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब क्या होता है, जिसका कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो ये चीज तो बिजनेस में है ही कि बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, कब क्या होगा वो आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, कंज्यूमर किस चीज की डिमांड करेगा वो आपको नहीं पता। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अनप्रेडिक्टेबल है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आ रही है, जीएसटी आई, ये सब अनप्रेडिक्टेबल है। नई टेक्नोलॉजीज भी अनप्रेडिक्टेबल है, जो पूरी आयर इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं, मीन्स उस पर असर देखने को मिलेगा ही। ये अनसर्टेनिटी डिफिकल्ट कर देती है बिजनेस को कि वो प्लानिंग कर पाए लॉन्ग टर्म की। भाई आप एक चीज को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान करके रखे हो, चीजें बदल गई तो वहां में आपका जो प्लान था लॉन्ग टर्म वो फेल होगा। तो आप लंबे समय तक की प्लानिंग नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो इसके वजह से रिस्क अपॉर्चुनिटी दोनों देखने को मिलती है। भाई अगर कोई आपके लिए फेवर में है तो आपकी अपॉर्चुनिटी है, और आपका कहीं उसकी वजह से नुकसान है तो आपके रिस्क में है। नेक्स्ट आता है बिजनेस इन्वायरमेंट के नेचर को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, इसको प्रेजेंट करना तो मतलब एक है कि आप अगर इस तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं तो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। तो इस तरीके से बना देना, ठीक है। डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, मल्टीफेसेट, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब हम आते हैं मल्टी फैक्टर, लिख सकते हो आप यहाँ पे मल्टी फैक्टर
इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एस्पेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट के। मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे असर डालते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो आपका कल्चर हो, ठीक है, चाहे वो आपका लीगल फैक्टर हो, पॉलिटिकल फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर्स जो है वो बिजनेस की वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं। इसलिए बिजनेस जो है वो मल्टी फेसेटेड है, मतलब बहुत सारे चीजों पर उसका असर देखने को मिलता है। हर एस्पेक्ट का अपना अलग इम्पैक्ट है बिजनेस पे, कि जो बिजनेस की वर्किंग को, उसके ऑपरेशन पे असर डालता है। लाइक जो आपका कल्चरल है, कल्चर में कोई चेंजेस है, कल्चरल फैक्टर है, उसका भी बिजनेस पे अलग फर्क देखने को मिलता है। जो लीगल है, गवर्नमेंट से रिगार्डिंग कोई रूल्स रेगुलेशन बिजनेस से रिलेटेड आ रहे हैं, उसका अलग असर बिजनेस पे देखने को मिलता है, और ये वर्किंग पे असर डालते हैं। ठीक है, तो बिजनेस को इन सारे फैक्टर को स्टडी करना, इन सारे फैक्टर की बारीकियों को पता होना जरूरी है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कब कैसे एक्शन लेने हैं। रिलेटिवली क्या है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट कैन वेरी डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से अलग अलग फैक्टर का अलग अलग बिजनेस पे प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि किसी कंपनी के लिए जो चीज काम नहीं कर रही है वो हो सकता है दूसरी कंपनी में काम कर रही हो, या जो एक कंपनी के लिए थ्रेट है हो सकता है वो दूसरी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो। तो ये जो है कि रिलेटिवली है, मीन्स जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो वो दूसरे बिजनेस के लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की सिचुएशन कैसी है, उस चीज का असर आपका उस फैक्टर का आप पे अलग देखने को मिलेगा। मान लो आप इवॉल्विंग नेचर के बिजनेस हो, आप फैशन में चेंजेस करते रहते हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी फैशन बदल रहा है, तो आप तुरंत, आपके पास इतने लोग हैं, इतने अच्छी स्किल्स वाले लोग हैं कि आप तुरंत अडॉप्ट कर पाओगे। दूसरे बिजनेस जिनके लिए ऐसी चीजें करना टफ है, वो उनके लिए थ्रेट है। तो डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या चीजें हैं। तो फैक्टर सब पे असर, अलग अलग असर डालते हैं, ऐसा नहीं कि सबके पे एक ही असर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स है, इन सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाना और बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना एक साथ, क्योंकि ये सारे फैक्टर एक साथ एक अटैक करते हैं बिजनेस पे, और हर फैक्टर का अलग अलग असर है बिजनेस की वर्किंग पे, और आपने देखा ना हर बिजनेस पे भी अलग असर है। तो इतना आसान नहीं है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाना बिजनेस के लिए, कि वो स्टडी कर पाए ये फैक्टर इसी तरीके से वर्क करेगा, यही पैटर्न, ऐसा नहीं है, वो पैटर्न भी बदल सकता है। तो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन सब इकट्ठा बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, और इसको समझ पाना एक बिजनेस के लिए, उसके टूवर्ड अपनी अडॉप्ट कर पाना अपनी स्ट्रैटेजी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये एक दूसरे पे भी, ये फैक्टर एक दूसरे पे भी असर डालते हैं। गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर पे भी असर डालेगी। गवर्नमेंट ने मान लो कोई टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कोई रूल्स बना दिए, तो वो टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर पे उसका असर देखने को मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी पे अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उसका कंज्यूमर पे असर देखने को मिलेगा, कंज्यूमर पे आ रहा है तो बिजनेस पे देखने को। तो ये सारे फैक्टर आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, और एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स वे में क्या करते हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। तो बिजनेस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है इन सबको समझ पाना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाना। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल भी नहीं है ये पूरा चीज बिजनेस के लिए। तो ये था आपका। नेक्स्ट था कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो डिस्कस करना। तो रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, देखो गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट का काम है कि वो बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो ये इंश्योर कर पाए कि फेयर कॉम्पिटिशन हो, मीन्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आपने देखा कि बहुत सारे बिजनेस लोग जो होते हैं वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग मोनोपोली बनाने लग जाते हैं। मोनोपोली बनाना मीन्स आप ऐसी मोनोपोली बना लेते हो कि बस आप लोग ही पूरे मार्केट को सर्व कर रहे हो, मन चाहे प्राइस में सर्व कर रहे हो, और एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हो। तो ये सब चीजें नहीं करना, फेयर कंपटीशन रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई धोखाधड़ी से एक दूसरे को चीट करके आगे बढ़ रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्यों, कंज्यूमर को अच्छे गुड्स मिलने चाहिए, सर्विसेज सही मिलने चाहिए, उसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, और जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल करते हुए वर्क करे बिजनेस। ये पूरा एक काम है गवर्नमेंट का, ये इंश्योर कर पाना कि अच्छा कंपटीशन हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, और जो भी लीगल स्टैंडर्ड है उसके थ्रू जो बिजनेस है वो अपनी वर्किंग, अपने मैकेनिज्म को चला रहा हो। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन मींस गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है कि रोड्स बने, यूटिलिटीज बने, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डले। इससे क्या होगा, बिजनेस का ऑपरेशन स्मूथ हो पाएगा। भाई बिजनेस को रोड तो चाहिए होगा ना अपनी गुड्स को, सामान को बाहर से अंदर लाने के लिए, अंदर से बाहर पहुंचाने के लिए, और अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए भाई कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, ये सब चीजें चाहिए होगी। तो ये सब सरकार पहुंचाती है, ये सब सरकार देखती है, सब में पैसा लगाती है। तो ये भी गवर्नमेंट का फंक्शन है।
नेक्स्ट इज टैक्सेशन है रेवेन्यू पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी आपको पता है कि कितना टैक्स लगाना है, कितना रेवेन्यू खर्चा करना है पब्लिक की सर्विसेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे। तो गवर्नमेंट वो सारे खर्चे करती है और इसका भी असर बिजनेस पे देखने को मिलता है। तो ये फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेट हम कर पा रहे हैं कि वो कैसे बिजनेस पे भी के टूवर्ड भी क्या ये गवर्नमेंट का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे शो कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, और हम पॉइंट्स होते एक एक करके डिस्कस कर ही रही हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर। ये भी गवर्नमेंट का फंक्शन है कि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए, उसके लिए पॉलिसीज बनाए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए। गवर्नमेंट जो है आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी की सेंट्रल बैंक को कैसे इंटरेस्ट रेट कैसे क्या रखना है वो इंप्लीमेंट कर देती है। फिजिकल पॉलिसी की उसको कैसे टैक्स लगाने, उसको कैसे चेंजेस करने, वो भी अपना मेंटेन करती है ताकि महंगाई ना बढ़े, करेंसी में जो स्टेबल करेंसी रहे। ठीक है, करेंसी में भी ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए, ये भी मेंटेन रहे, इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन ना आए, ये सब चीजें कर पाए ताकि जाके जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ पे असर ना देखने में, वो आराम से ग्रोथ कर पाए। क्योंकि मॉनेटरी भी चीजें गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, फिजिकल भी अरेंज कर रही है, तो आप बिजनेस जो है उसको चीजें भी अवेलेबल हो पाए, इंटरेस्ट रेट में अच्छी बोरिंग वगैरह भी उसको मिल पाए, कंट्री में करेंसी की भी स्टेबिलिटी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आपको जो इंपोर्ट है वो बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो वो सब चीजें भी ना हो। तो ये सब करती है सरकार। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, जो नया करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है। आपने देखा मोदी सरकार जो है वो फंड देती है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए। ठीक है, जैसे स्मार्ट इंडिया और जो स्टार्टअप्स प्रोग्राम है उनको सपोर्ट देना, उनको फंड देना, अगर उनका क्रिएटिव आइडिया है तो उनको सपोर्ट करना ताकि वो इनोवेशन करे, जॉब दे लोगों को। ठीक है, इससे क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, तो वो भी गवर्नमेंट कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड स्टिमुलेशन, स्टिमुलस मीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। जब भी क्राइसिस होता है, इकोनॉमी नीचे गिरती है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे अपना इंटरफेयर करती है, रिलीफ मेजर्स देती है लोगों को ताकि भाई उनको सहायता दे पाए कि वो इस चीजों से क्या कर पाए, उभर पाए। ठीक है, सपोर्ट करती है उन इंडस्ट्रीज को जो ऐसे टाइम पे कोलैप्स कर रही हैं, ठीक है, ताकि वो रिकवर कर पाए और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन में, और डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर, सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एंड क्राइसिस मैनेजमेंट एंड स्टिमुलस। सो ये भी आपका एक आंसर है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरमेंट के बारे में। हमने पढ़ा कि लीगल एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया था आपसे। तो लीगल एनवायरनमेंट जो है वो क्रूशियल है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लॉज और रेगुलेशन के रिगार्डिंग कि क्या लॉज हैं जो बिजनेस को फॉलो करने हैं अपनी वर्किंग में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या जुडिशियल सिस्टम है, ये सब चीजें आपको लीगल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, पहला है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस मीन्स क्या है, कंप्लायंस मीन्स क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट मैंडेट द बिजनेस ऑपरेट विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द लॉ। की जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस के कंपलसरी कर देता है कि उसको लॉ के अंदर ही क्या करना है, अपने काम करने हैं, इथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। ऐसा है, मतलब जैसे कि बिजनेस के लिए लॉ है कि आपको जो है वो वेट और मेजरमेंट वगैरह प्रॉपर करके ही कस्टमर को देना, अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना है, वो इथिकल है, तो वो मेंटेन करना, वैसे ही आपको वर्क करना है। कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी लॉ इंश्योर करता है कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना करे बिजनेस। इसके अलावा जो लीगल लाइबिलिटीज हैं, अवॉइड पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटीज और पेनल्टीज, और बिजनेस को कोई लीगल लाइबिलिटीज ना देनी पड़ जाए, पेनल्टी ना देनी पड़ जाए, ये सारी चीजें इंश्योर करना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। लीगल एनवायरनमेंट सेफगार्ड द राइट ऑफ बिजनेस। लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इंप्लॉइज, कंज्यूमर के भी राइट को, और बाकी जो स्टेक होल्डर है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके भी राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लीगल एनवायरनमेंट। इट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, देयर बाय फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिजनेस ट्रांजेक्शन। इक्वल ट्रीटमेंट हो, फेयर ट्रीटमेंट हो लोगों के साथ, बिजनेस अपने इंप्लॉयज के साथ सही ट्रीटमेंट करे, के साथ गलत ना करे, कंज्यूमर के साथ गलत ना करे, ये सारी चीजों को क्या करता है, सेफगार्ड करता है आपका एनवायरमेंट, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है ताकि फेयरली पूरा जो काम है वो एक एनवायरमेंट में हो। और इससे क्या होगा, लोगों का भी बिजनेस पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब देख रहे हैं कि बिजनेस फेयरली तरीके से काम करता है, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करता है, अपने स्टेक होल्डर को ऑन टाइम रिटर्न देता है, तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वहां पे बिजनेस पे बढ़ेगा। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट में भी आप उस तरीके से डायग्राम बना सकते हो कि कैसे आप उसको शो करोगे। तो जैसे कि कॉम्प्लायंसेस हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
तो नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट को भी गवर्न करता है। अब आपने जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा कि बिजनेस जैसे किसी दूसरे बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग भी लीगल फ्रेमवर्क जो है, जो लॉ है हमारा, वो बताता है कि कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अलग अलग लोगों के बीच, बिजनेस बिजनेस के बीच में हो सकती है, सब बिजनेस सप्लायर्स में हो सकती है, बिजनेस कस्टमर में हो सकती है, बाकी पार्टीज के बीच हो सकती है। तो उसको देखना, गवर्न करना कि सही से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, इन्फोर्स करना कि अच्छे से ट्रांजेक्शन हो पाए। अगर डिस्प्यूट होता है मान लो कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर उसको रिजोल्व करने के लिए एक पूरा सेटअप, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं आप, वहां पे हेल्प ले सकते हैं, वो सब। ओके, सो लीगल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट। जैसे आपने कोई पेटेंट करा रखा है, ठीक है, वो चीज आपकी, आप ही सिर्फ वो यूज कर सकते हो, वो आपका ही एक उसमें पेटेंट हो गया। कॉपीराइट है आपका, मान लो, ठीक है, कि वो चीज जैसे कोई मेडिसिन है उसमें आपने रखा है पेटेंट, तो वो मेडिसिन सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता। कॉपीराइट ऐसे यूट्यूब में भी होता है, वीडियोस में कॉपीराइट होता है, कोई आपका कंटेंट नहीं चुरा सकता। तो फिर वो सब चीजें भी लीगल इन्वायरमेंट देता है ताकि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ये प्रोटेक्शन क्या करता है, इनोवेशन। भाई कोई आपको चीज आइडिया नहीं चुरा रहा तो आप ऑफ कोर्स इनोवेशन लोग करेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ कोई और चुरा रहा है, हमने इसका पेटेंट करा रखा है, इसका कॉपीराइट ले रखा है, तो इनोवेशन इंकरेज होगा, क्रिएटिविटी इंकरेज होगी और इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ नया फाइंड आउट करने के लिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि लीगल सिस्टम ऑफर्स मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट, आर्बिट्रेशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। लीगल सिस्टम जो है, जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया है बिजनेस के बीच में, कंज्यूमर के बीच में, तो वहां पे डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के कोर्ट जा सकते हैं आप, या फिर अल्टरनेटिव जो मेजर है जो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकता है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। एक्सेस टू लीगल रिसोर्स इंश्योर दैट बिजनेस कैन एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड अपहोल्ड देयर राइट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और अगर आपके पास इन सारे लीगल रिसोर्सेस, रिकोर्सेस के क्या है, एक्सेस है, आप ये इन सब चीजों की हेल्प ले सकते हो, तो बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी कॉन्फ्लिक्ट जो भी लड़ाई झगड़े उसको इफेक्टिवली रिजोल्व कर सकता है और अपने राइट्स को होल्ड कर सकता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दो मोड्स बताने थे मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज के फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वहां एंटर करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी दो तरीके हो सकते हैं आपके लिए। पहला, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, ऑफकोर्स आपको पता है एक्सपोर्टिंग क्या होता है, यहाँ से वहां वाली कंट्री में अपने गुड्स को सेल करना, वहां पे एक्सपोर्ट कर देना, फिर वहां पे वो बेचेंगे, मतलब बिकेंगे। तो एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री टू कंज्यूमर लोकेटेड इन अदर कंट्री। एक्सपोर्टिंग मींस क्या होता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना जो कि आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन कस्टमर को जो कि दूसरी कंट्री में लोकेटेड है। दिस मोड ऑफ एंट्री कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब खुद ही डायरेक्ट बेच सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इंटेल्स सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू फॉरेन कस्टमर। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट जो है वो अलाउ करती है कि फॉरेन कस्टमर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को अपने कस्टमर, फॉरेन कस्टमर को। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप सेटअप कर सकते हैं टारगेट मार्केट में, वहां पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कर दिया कि यहाँ से आप वहां पे पहुंचा रहे हो, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग आप कर सकते हो, जिसमें आप एजेंट वगैरह हायर कर सकते हो। ठीक है, जो आपके सामान को वहां पे बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को, ट्रेडिंग कंपनीज को, जो आपके प्रोडक्ट को बाहर दूसरे देशों में क्या करेंगे, बेचेंगे। मतलब डायरेक्ट खुद नहीं बेच रहे हो, किसी के थ्रू बिचवा रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्टिंग इज ऑफन चूजन एज एन इनिशियल एंट्री स्ट्रैटेजी। ये शुरुआती एंट्री हो सकती है आपकी, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जब आप स्टार्टिंग में ऐसा एंटर करना चाहते हो, तो आप इस मोड को अपना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिस्क भी कम है एज कंपेयर टू अदर मोड। दूसरा तरीका हो सकता है आपका ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर कर लो, मतलब कि कोलैबोरेट कर लो लोकल पार्टनर, मतलब जो फॉरेन कंट्री का पार्टनर जहां पे वो काम कर रहा है वहां वो लोकली रहता है उसके साथ, या फॉरेन कंपनी के साथ एक आपकी कंट्री जो है, आपकी कंपनी क्या कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है, फिर वहां पे जो है साथ में बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हो, टारगेट मार्केट के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोनों पार्टीज क्या करती हैं, अब एक साथ है दोनों कंपनीज, आपको जैसे दूसरी कंट्री पे करना है, आपने उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया, आप दोनों लोग एक साथ वहां पे बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो अपना रिसोर्सेज, अपनी एक्सपर्टीज, आपके पास भी कुछ एक्सपर्टीज स्किल्स हैं जो उनके पास नहीं होगी, वो शेयर करना, ओनरशिप शेयर करना, कैपिटल शेयर करना, कंट्रोल शेयर करना, वो सब करोगे। ज्वाइंट वेंचर अलाउ करता है कंपनी को कि लेवरेज करें लोकल पार्टनर्स की नॉलेज। भाई जो कंट्री में वहां पहले रह रहा है, जो आपका पार्टनर है, जो फॉरेन कंट्री में जैसे आपने सेटअप करना है, तो वहां का वो लोकल पर्सन है, तो उसको पता होगा, मार्केट की नॉलेज होगी, कैसे हमारे यहाँ काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो आपको बताएगा। तो आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपके थ्रू आप उसको, वो आपको क्या कर देगा, हेल्प कर देगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा मार्केट में। इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर, अकेले काम करने जाओगे तो हो सकता है आप ना कर पाओ,
ठीक है, आपको वहाँ का कुछ पता ही नहीं, आप सब सीखने में समय लगा दो। लेकिन उस पार्टनर के साथ एंटर कर रहे हो जो ऑलरेडी वहाँ का लोकल पर्सन, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट भी शेयर हो जाएगी, रिस्क भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाएगी, ये सब फायदे हैं इसके। और नई मार्केट भी मिल जाएगी, आराम से वहां पे काम कर पाओगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है बिजनेस में, ये लास्ट था इस सेक्शन का। तो पहला एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। भाई नई मशीन आई है, ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे आप लेबर्स के थ्रू काम करा रहे हो, अब आप टेक्नोलॉजी की मशीन के थ्रू काम करा रहे हो, तो वो और स्मूथली हो जाएगा, एरर कम होंगे। लोग, इंसान लोग तो गलती कर देंगे, लेकिन मशीन जो है वो एरर ऑफ कोर्स रिड्यूस, कम तो बिल्कुल ना के बराबर नहीं, लेकिन हाँ उसके कंपेरेटिव थोड़े कम हो जाएंगे। डेटा एंट्री आप कर रहे हो तो हो सकता है आप एक दो डिजिट का कहीं ना कहीं गलती कर दो, बट वो कर रही है तो थोड़ा सा एरर रिड्यूस होने के चांसेस है। टाइम भी बचेगा, आप मान लो डेटा एंट्री 10 घंटे में कर पा रहे हो, वो विद इन 1 आवर कर दे रही है, तो टाइम सेव हो गया आपका, एफिशिएंसी बढ़ गई, काम तेजी से हो रहा है ये। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना, कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करना। भाई टेक्नोलॉजी से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जहाँ पे आप जो दूर भी लोग हैं उनके साथ भी वीडियो कॉल करके अपने इनोवेशन के आइडियाज, अपने चीजें शेयर कर पा रहे हो। तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया इस टेक्नोलॉजी ने। तो यही बेनिफिट्स हैं, फायदे तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करता है, डेटा के बारे में, एनालिटिक के बारे में इंसाइट देता है, मार्केट रीच को बढ़ाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्किंग को सपोर्ट करता है। अब इन पॉइंट्स को भी देख लो कि प्रोवाइडिंग इंसाइट थ्रू डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स, मतलब ऐसा डेटा जो टेक्नोलॉजी के थ्रू से आपको मिला है, वो आपको बताएगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चल रहा है। जैसे आप एनालिटिक्स देखते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब में भी एनालिटिक्स दिखाता है कि किस जगह की कैसी ऑडियंस है, कितना रिस्पॉन्स है, कैसा जा रहा है ग्राफ, तो या मैच में भी आप देखते हो उस तरीके से। तो वो टेक्नोलॉजी जो आपको डेटा, उससे आपको समझ में आता है कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चल रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ बढ़िया जा रहा है, वो सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। ऐसे टेक्नोलॉजी आपको दे देगी, ऐसे अदर आप सब रिसर्च करवाओ। नेक्स्ट इज एक्सपैंडिंग मार्केट रीच एंड एक्सेसिबिलिटी, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देखते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई ये वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपको ग्लोबल मार्केट में भी एंट्री दे रही है। बहुत सारे ऐप्स जैसे कि नशीन था, ठीक है, पहले था, और अर्बैनिक है, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये आप वो बाहर की कंट्रीज वाले प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, और इवन आप भी अपने ऐसे ऐप्स के थ्रू बाहर वालों को बेच सकते हो। तो ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू तो हो पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही, नई मार्केट टैप कर पा रहे हो, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर पा रहे हो। एम्पावरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्किंग, भाई रिमोट वर्किंग क्या है कि दूर दराज के लोग भी आराम से ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो पा रहा है, अपने घर में भी रह पा रहे हैं, काम भी कर पा रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी बन रहा है, और एम्प्लॉय भी खुश है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन बी के क्वेश्चंस। अब हम सेक्शन सी में क्वेश्चंस देखेंगे क्या है, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सेक्शन सी में पहला है आपका कि इसमें जो है वो आपको 2 करने हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन जो है वो 12-12 नंबर के हैं। तो अब यहाँ पे वर्ड लिमिट देखो, तो वर्ड लिमिट आप जैसे 14 मार्क्स का 7 मार्क्स में आप 200 लिखते हो, तो 14 मार्क्स में आप 400 लिखते हो, तो इसे समझ लो 350 वर्ड्स का ये आंसर आप लिख सकते हो, 350। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को ब्रीफली डिस्कस करो, इस ग्लोबलाइजेशन की स्टेजेस को एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ऑन बिजनेस। जैसे हमने नेचुरल इन्वायरमेंट ऊपर पहले पढ़ा था ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, और वही नेचुरल इन्वायरमेंट बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसे डालता है ये डिस्कस करना है आपको। ठीक है, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बेसिकली लोगों को ज्यादा पता होगा, कंपोनेंट भी बेसिकली लोगों को पता होगा। स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, तो हम सबको डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, की बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है उसे डिस्कस करना है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को अगर हम डायग्राम में देखें, जैसे कि ये है आपका, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें आएंगी कि वैल्यू सिस्टम क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, ये सब चीजें। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट है। जैसे बिजनेस है, एक मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर के लोग, उसके अंदर का इन्वायरमेंट वो, और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है कि अब बिल्डिंग के बाहर आ जाओ, बिल्डिंग के बाहर की चीजें जो है वो सब जो होंगी उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी। इसमें भी 2 है, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। माइक्रो मतलब कि जिससे बिजनेस टच में है, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, आप उससे डील करते रहते हो, डायरेक्टली उसके टच में रहते हो। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है,
बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल में, जैसे कि गवर्नमेंट के लॉस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो गवर्नमेंट से आप डायरेक्ट नहीं बातचीत करते हो रोज, या टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप उससे डायरेक्ट टच में नहीं हो, वो बदल रही है तो आप उसको रोकोगे नहीं जाके या उसको इन्फ्लुएंस कर लोगे, वो नहीं है, वो आपसे बियॉन्ड है, आपके कंट्रोल से बाहर है, वो सबके लिए बदल रहा है, उस पर आपका कोई असर नहीं होगा। सप्लायर से आपकी लड़ाई होगी या आप सप्लायर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सक जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैक्रो इन्वायरमेंट की चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बना है दो से, इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में भी दो आते हैं, एक होता है माइक्रो जिसमें बिजनेस इमीडिएट टच में है और इमीडिएट इन्वायरमेंट, और हो गया मैक्रो जिससे बिजनेस जो है बिल्कुल भी इमीडिएट टच में नहीं है, बाहर है, दूर है उससे थोड़ा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पहला आता है इंटरनल। इंटरनल इट कंबाइन द फैक्टर दैट एग्जिस्ट विद इन द कंपनी, जो कंपनी के अंदर चीजें हैं, जो कंपनी के अंदर के फैक्टर्स हैं, वो सब इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं जो कंपनी के अंदर है। जैसे कि कंपनी के अंदर की क्या ह्यूमन रिसोर्स, हमारी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज कैसे, उनकी स्किल कैसी है, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज, ये सब बिजनेस के वर्किंग पे असर डालेंगे। अच्छे नॉलेज वाले, अच्छे स्किल वाले, अच्छे एक्सपर्ट वाले लोग हैं, ऑफकोर्स हमारा बिजनेस अच्छा काम कर पाएगा। हमारे यहाँ की बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, हमारा इथिकल स्टैंडर्ड क्या है, हमारे लोगों के उसूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, जिसपे हमारे कंपनी के लोगों का बिहेवियर, उनके डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है। लाइक अगर हम ये बिलीव करते हैं हम क्रेडिट पॉलिसी नहीं अपनाते, हम उधार पे नहीं बेचेंगे, हमारा बिलीव, हमारा प्रिंसिपल है हमारे बिजनेस का, तो हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो वैल्यू सिस्टम, विजन या मिशन क्या है, लंबे समय तक आप क्या चाहते हो अचीव करना, और छोटे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो सारी चीजें भी बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो उसी को ही अचीव करने के लिए आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपको बिजनेस पे असर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जो लेबर यूनियन क्या है, जो रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को, रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु नेगोशिएट विद मैनेजमेंट। लेबर यूनियन क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे मैनेजमेंट से निगोशिएट करते हैं। लाइक मान लो कि जो वहां के एम्प्लॉयज हैं वो कुछ चाहते हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट ऐसे करे, उनको ऐसी वेजेस मिलनी चाहिए, तो फिर लेबर यूनियन उनके लिए आवाज उठाएंगे, वो नेगोशिएट करेंगे मैनेजमेंट के लिए वेजेस के रिगार्डिंग, या वर्किंग कंडीशन बदलवानी है उसके रिगार्डिंग। तो लेबर यूनियन, अब जैसे हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, तो लेबर यूनियन जब तक निगोशिएट करके अपने रिजल्ट नहीं ले लेते तब तक भाई वो स्ट्राइक चलती रहेगी, तो बिजनेस के ऑपरेशन पे क्या उसका असर देखने को मिला। तो ये भी इंटरनल ही चीजें हैं जो बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रही हैं। बिजनेस का कल्चर, का कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, तो वहाँ के लोगों का नॉर्म, वैल्यूज, एटीट्यूड, उनका कल्चर क्या है, वो किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे शेप करती है बिजनेस उनकी आइडेंटिटी और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, वो सब भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं बिजनेस पे, इन सब चीज़ों के। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड फैक्टर इंक्लूड करता है जो बिजनेस के ऑपरेशन पे असर डालते हैं। देखा था दो सेगमेंट है इसके, माइक्रो और मैक्रो। और मैक्रो क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट को अगर आप देखो तो मैक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू द ब्रॉडर एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब कि बहुत बड़े एक्सटर्नल फैक्टर, और ज्यादा बढ़ा दो एक्सटर्नल फैक्टर, वो जो बिजनेस के ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करेंगे। ये वो एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है जो बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड, मतलब बिजनेस का इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कि वो सोशल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ग्लोबल, जैसे पेस्टल, वो सारे फैक्टर आ जाएंगे इसमें। इनका भाई बिजनेस पे ऐसा देखने को मिलेगा ही, बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, मार्केट पे। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस के ये चैलेंजेस भी ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ला सकते हैं। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई, उसका बिजनेस पे अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, थ्रेट भी देखने को मिल सकता है, और बिजनेस इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करती है ताकि वो एडजस्ट कर पाए। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोग बेरोजगार हैं, तो भाई बिजनेस की चीज़ों को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो बिजनेस पर असर आया, हाँ आया। इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसे, लोगों पर पैसे है ही नहीं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें बिक रही हैं, तो फिर वहाँ पे भी बिजनेस पे असर देखने को मिलेगा। एक्सचेंज रेट, करेंसी का एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट जो है, मान लो कि हम ज्यादा पैसे दे के बाहर की करेंसी को खरीद पा रहे हैं, वो वहां के लोग हमारे यहाँ सस्ता सामान खरीद पा रहे हैं, तो भाई बिजनेस पैसा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल कल्चर फैक्टर क्या है, जो सोसाइटी की कल्चर है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, उसके हिसाब से भी आपको अपना बिजनेस ढालना होगा। सोसाइटी में जो चीज़ एक्सेप्टेबल है आपको उसी हिसाब से अपना बिजनेस करना होगा। कंज्यूमर का जो भी बिहेवियर उसको ही आपको देखते हुए अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा, अपने प्रोडक्ट को बेचना होगा, तो वो भी असर डालेंगी। टेक्नोलॉजी, बाय टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी भी अपडेट करनी होगी ताकि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और इनहांस कर पाओ, कॉम्पिटिशन में बरकरार रहो। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, इसके अलावा जो लॉज आ रहे हैं बिजनेस के लिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे जीएसटी आया, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे देखने को मिला, उसकी वर्किंग पे उसका असर आया, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं
और बिजनेस इनको नहीं कंट्रोल कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता मेरे लिए जीएसटी बदल दो, नहीं, सब पे है, आपको वो भी करना पड़ेगा फॉलो। ग्लोबल फैक्टर मीन ग्लोबल मार्केट में क्या फर्क कर रहा है, आप वहां से अगर अपनी सामान मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, फिर आपका प्रोडक्शन होता है, वहां से मान लो सामान नहीं आ पा रहा तो बिजनेस तो ठप हुआ। तो वो सारी चीजें भी आपको देखेंगी, हमारी कंट्री का उनकी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसा है, ट्रेड एग्रीमेंट कैसे चली, उसकी रिगार्डिंग कोई अगर लॉ आ गया तो उस हिसाब से भी आपको ढालना पड़ेगा। और ये सारी चीजें बियॉन्ड कंट्रोल है बिजनेस के। माइक्रो क्या है, माइक्रो स्पेसिफिक या इमीडिएट फैक्टर जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस ऑपरेशन को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे, लॉज में चेंज आया, सब पे आया, फिर आप पे भी आ गया, उसने सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया था, उसने सबके लिए बनाया था, तो आपको भी झेलना पड़ा। माइक्रो क्या है कि यहाँ पे जो भी बिजनेस पे असर आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है। सप्लायर्स अगर आपको सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो दुनिया को नहीं सप्लाई कर रहे हैं, सबको कर रहे होंगे, आपको नहीं कर रहे होंगे, आपने पेमेंट नहीं की होगी, तो उसकी वजह से आप पे डायरेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे असर आया। ये फैक्टर बिजनेस से ज्यादा क्लोजर, क्योंकि आप उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप में हो, आप इनसे देख सकते हो, उनसे बातचीत कर पा रहे हो और इनको इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे हो, ठीक है, इस पे आपका कंट्रोल है। जैसे कस्टमर हो गए, कस्टमर जैसे कि आप जो आपसे गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो उनसे आपका क्या रिलेशन है। मान लो कि कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद पा रहे हैं, तो या फिर कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल गया, वो आपके गुड्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस पर भी आपका असर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स कैसे हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो फंडिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसका भी असर आपके बिजनेस पे है। सप्लायर्स के रिलेशन क्या है, सप्लायर आपको सही टाइम पे सप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जो आपको कंपोनेंट चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी बिजनेस की वर्किंग पे असर डालेंगे। कॉम्पिटिटर्स, ऑफकोर्स आपका कॉम्पिटिशन जिसके साथ है मार्केट में, वो आपके साथ कैसे हैं, उनको आप बीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो कौन सी नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं तो फिर आप पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो भी असर आप पे है। आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, वो सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका भी असर है आपके ऊपर। इंटरमीडिएटरी जैसे एजेंट हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, वो सही से सप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आपका सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो भी असर आपका बिजनेस पे आएगा। तो ये थे आपकी माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंट, इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओ और थ्रेट को ओवर कम कर पाओ और कॉम्पिटिशन में बने रहो, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को पूरा कर पाओ, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए। तो ये था आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करेंगे और उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है ये ग्लोबलाइजेशन की अलग अलग स्टेजेस आपको बतानी है। तो पहला अगर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इस तरीके से जाएगा कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल कॉपरेशन, ट्रांसनेशनल कॉपरेशन, ट्रांसैक्शनल स्टेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंपनी की क्या होती है कि तो एट दिस इनिशियल स्टेज बिजनेस प्राइमरी ऑपरेट विद इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो डोमेस्टिक एरिया, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही वो क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, वर्क कर रही है वो कंपनी, ठीक है, जो कि लोकल कस्टमर है उनको सेटिस्फाई करना, उनकी रीजनल डिमांड्स को पूरा करना। इनका क्या है, लिमिटेड इंटरनेशनल प्रेजेंट है, मतलब इंटरनेशनली ये नहीं है, मतलब कंट्री में ग्लोबली नहीं इतना एक्सपोजर है, डोमेस्टिक मार्केट में वर्क कर रही है, अपनी कंट्री के जो लोकल लोग हैं उनको ही क्या कर रही है, सर्व कर रही है। तो ये पहली स्टेज हो गई। नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल स्टेज। अब क्या कर रहा है बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे आई, मतलब अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना शुरू किया, ठीक है, अपने ऑपरेशन को अपनी होम कंट्री के अपार्ट लेके गई और दूसरी कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करी, लेकिन प्रेजेंस अभी भी लिमिटेड है, अभी इतना लोग नहीं जान रहे हैं, अलग अलग कंट्री में अभी उसकी इतनी पहुंच नहीं है, ठीक, इतना हाईलाइटेड नहीं है। जैसे कोई क्लोथिंग रिटेलर है, उसने कुछ फ्यू नेबरिंग कंट्रीज में जो है अपनी दुकानें खोली, स्टोर खोल लिया है, तो ग्लोबल प्रेजेंस उतनी बढ़िया वाली नहीं है, लेकिन हाँ अब सिर्फ डोमेस्टिक काम नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मार्केट में भी हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीनेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल के बारे में देखिए। मल्टीनेशनल मतलब कि आप थोड़े मल्टीनेशनल में शुरू किया है और मल्टीनेशनली आप एक्सपैंड करें, मतलब यहाँ से आपने ग्लोबली और अच्छा एक्सपैंड करना क्या किया, शुरू कर दिया, अपनी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी, उसकी सब्सिडरीज खोलना शुरू कर दी, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज में, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपने थोड़ा सा ब्रांचेस, सब्सिडरी ये सब डालना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एक ऑटोनॉमी आने लगे कि हाँ आपकी एक ब्रांच है वहाँ पे, फिर ब्रांचेस पे ही ब्रांचेस, अलग अलग कंट्री में अलग अलग ब्रांचेस है, थोड़ा सा प्रेजेंस जो है वो आपका और बढ़ गया, लोग और जानने लगे। जैसे कोका कोला है, उसकी 200 कंट्रीज में क्या है, ब्रांचेस हैं, वो ऑपरेट कर रहा है, तो कोका कोला को तो आप सब जानते हैं। तो ये मल्टीनेशनल, इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है अलग अलग कंट्रीज में, ग्लोबली और ज्यादा क्या है अब देखने को छाया हुआ है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबल कॉपरेशन ऑपरेट ऑन अ ब्रॉडर स्केल, और बड़े स्केल पे, मतलब कि बहुत और ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रेजेंस बनाना शुरू कर दी और वर्ल्ड वाइड आप फैलना शुरू कर दिए। स्टैंडर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजीज है आपकी, ठीक है, मतलब जो भी आप चीज बना रहे हो वो स्टैंडर्ड है, हर जगह वैसा ही चीज आप बेच रहे हो,
ठीक है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है आपका, मतलब जो भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जो भी डिसीजन लेके जा रहे हैं वो एक ही जगह से लिए जा रहे हैं और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग ब्रांचेस में। जैसे मैकडी है वो ग्लोबल कंपनी है और स्टैंडर्डाइज मेन्यू है, एक मतलब जैसा मेन्यू आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक उस तरीके से चीजें चल रही है। नेक्स्ट है ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के पिनेकल पे है, मतलब कि ट्रांजेक्शन ऑपरेशन ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज एंड ऑपरेट एज इंटीग्रेटेड एंटिटीज विद अ सीमलेस ग्लोबल प्रेजेंस। इनकी ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, और ज्यादा जब आपकी ग्लोबल कॉपरेशन ग्लोबल कंपनी से भी ज्यादा आपकी प्रेजेंस बढ़ने लग जाती है और ज्यादा कंट्रीज में आप जाने लग जाते हो, लोकल मार्केट कंडीशन को अडॉप्ट करने लग जाते हो, मतलब कि वहां पे सिर्फ गए नहीं हो, वहां के लोकल रिस्पॉन्सेज क्या है, लोकल लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाने लग गए हो, कस्टमाइज कराने लग गए हो। जैसे टोयोटा हो गई, वो क्या कर रही है, जो भी कार्स बना रही है वो वहां के लोगों को उनके कंडीशन के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से वो चीजें बना रही है, उनके रेगुलेशन के हिसाब से डिजाइन कर रही है। तो वो ट्रांसनेशनल है, मतलब ग्लोबली छाए भी हो और ऐसे छाए हो कि वहां के लोगों को बिल्कुल वहां पे अडॉप्ट कर ले गए, वहां के लोगों को वैसे सेटिस्फाई करो जैसा वो आपसे चीज चाहते हैं, जैसे उनको लोकल मार्केट में अपने यहाँ मिल रही है। तो वो हो गई आपकी ट्रांसनेशनल कॉपरेशन। नेक्स्ट लास्ट है आपका ट्रांसैक्शनल स्टेज। इन ट्रांसैक्शनल स्टेज बिजनेस अडॉप्ट टू द डिजिटल एज। यहाँ पे क्या ट्रांसैक्शनल एज आपने देखा होगा, यहाँ सब चीजें देख रही है कि आपका ग्लोबल मतलब स्टोर नहीं है ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल आपकी वैसी स्टोर नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो और पूरे वर्ल्ड को आप सर्व कर रहे हो। वो हो गई आपकी ट्रांसनेशनल स्टेज, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है, इन द सेंस कि आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बना के रखे हो, ऑनलाइन आप चीजों को बेच रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, उसको सेल कर रहे हो ग्लोबली। फिजिकल स्टोर नहीं है आपके, अलग अलग कंट्रीज में सब्सिडी ब्रांचेस नहीं है अलग अलग कंट्रीज में, बट ऑनलाइन आप पूरा जो सिस्टम है आपने बिल्ड कर रखा है। तो ये हो गया आपका कि स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट है कि नेचुरल एनवायरनमेंट का बिजनेस डिसीजन में क्या असर देखने को मिलता है, वो देखेंगे। तो पहला है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। नेचुरल रिसोर्स कितने अवेलेबल है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो उसका तो आपको बिजनेस पे असर देखने को मिलेगा। वाटर, लैंड, मिनरल्स, एनर्जी, ये सब चीज़ें बिजनेस के काम के लिए चाहिए। भाई बिजनेस में आपको लैंड तो ज़मीन तो चाहिए होगी, वाटर भी चाहिए होगा, किसी कोई ऐसा काम है आपका जहाँ पे पानी की जरूरत है तो वो भी आपको कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। तो अगर वो नहीं अवेलेबल होगा तो आपको बिजनेस पे उसका असर आएगा। क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे असर डालती है। पानी नहीं मिल रहा तो जहां से पानी आपको मिल रहा होगा वहां से आप लाओगे, हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, तो वो सारे डिसीजन ले पाना, वहां पे इम्पैक्ट आपका नेचुरल एनवायरनमेंट देगा बिजनेस पे। तो बहुत सारे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे, इस तरीके से आप डायग्राम बना के प्रॉपर आना, ठीक है, उसके बाद वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करना। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की अब जैसे कि जो भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन है वो भी बिजनेस को फॉलो करने होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। जैसे कि बिजनेस के लिए ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट में है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपको क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। तो फिर भाई बिजनेस वहां पर इन्वेस्ट करेगा, जितने भी पैसे मिल लग रहे हैं वो इन्वेस्ट करेगा, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी चीजें बनाएगा, ताकि उस पर फाइन्स ना लगे, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो कि भाई ये वाला बिजनेस तो ऐसा है कि अपने फायदे के लिए पूरा पॉल्यूशन करता है और डैमेज कर रहा है, उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में क्या होगी, गिरेगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, कंज्यूमर जैसे प्रेफर कर रहा है कि उसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए। अब देखते ही हो कि बहुत सारे कस्टमर जो है वो कहते हैं कि नहीं प्लास्टिक में नहीं देना है, तो फिर भाई बिजनेस को फिर उस हिसाब से अपनी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी असर बिजनेस पे दिख रहा है आपको। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, अब ऑफकोर्स कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या फिर आपको देखने को मिल रहा अर्थक्वेक आ गया, तो उसका असर भी ऑफकोर्स बिजनेस पे देखने को मिलेगा। भाई अर्थक्वेक आ गया, अब चीज़ें रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ठीक है, लोग डिजास्टर में परेशान हुए हैं वहां से, या क्लाइमेट में बदलाव आ गया, उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, मैनेज करना, वो भी बिजनेस पे असर है। तो ये सब अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस को इनोवेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ऑफकोर्स, ठीक है, ताकि वो ऐसे सोल्यूशन ला पाए जिससे इन्वायरमेंट ना डैमेज हो, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए, रिसोर्स को प्रॉपर यूज कर पाए और इन्वायरमेंट पे कम असर आए। भाई रिसोर्स को प्रॉपर यूज कर पाना मतलब क्या है, रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना, आपको कम है रिसोर्सेज उतने नहीं है, डिमांड बहुत है, तो उस हिसाब से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसके लिए जो भी आपको लगता है सुटेबल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो वो सब करो, इनोवेशन करो, क्लीन टेक्नोलॉजी लाओ, रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करो जो रिसाइकल हो सके, वो सब बिजनेस को करना है और इसका भी असर बिजनेस पे है। रेपुटेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ कंपनी रेपुटेशन। जो कंपनी इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स अपना अच्छा एटीट्यूड रखती है, उसको सेव करते हुए, पॉल्यूशन ना करते हुए, उसके प्रोडक्शन के टुवर्ड
पॉलिसीज पैकेजिंग वगैरह अडॉप्ट करते हुए वर्क करती है, उसकी रेपुटेशन आपको क्या लगता है मार्केट में कैसी होगी? ऑफकोर्स अच्छी होगी। इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, कस्टमर सब उस पर ट्रस्ट करेंगे कि भाई ये अच्छा कर रहा है और इस बिजनेस पे सही है, तो ये सब बिजनेस पे असर डालेंगी। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन रेजिलेंस। क्या है? बिजनेस कैन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। सस्टेनेबल सप्लाई चेन होनी चाहिए, मतलब कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो आपको सस्टेनेबली मिल रहे हों। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क है, सप्लाई चेन से रिलेटेड, अब मान लो कोई भी सप्लाई आपको रिसोर्स चाहिए और इन्वायरमेंट को इतना डैमेज कर रखा है कि वो रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो आपकी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी टाइम पे, तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट असर डाल रहा है बिजनेस पे। Long term sustainability and competitive advantage, integrating environmental consideration into business strategies and decision making process is crucial for achieving long term sustainability and competitive advantage। आपको environment को ध्यान रखते रखते अपना बिजनेस भी चलाना है, उस हिसाब से डिसीजन लेना, वहां से अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करना, जोड़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा? आप इन्वायरमेंट के चैलेंज को एक्टिवली हैंडल कर पाओगे, सोल्यूशन ऐसे ला पाओगे जिससे इन्वायरमेंट भी बढ़िया से चले, सस्टेनेबल रहे और आपका काम भी चलता रहे, जिससे क्या होगा? आप कस्टमर की डिमांड्स को, सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर पाओ और बैलेंस मेंटेन करते हुए वर्किंग कर पाओगे। तो ये था आपका सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ एंड देन हम वाइंड अप करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सेक्शन डी, जिसमें से आपको सिर्फ 1 करना है। पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया का बेनिफिट्स क्या है और की फीचर बताने हैं रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने पब्लिश की है, जो बिजनेस पे असर डाल रही है। तो इन दोनों में से हमें एक करना है और 6 मार्क्स का है। तो बेसिकली आपको मान के चलें कि 150 to 180 वर्ड्स में इस आंसर को लिखने हैं। तो हम आंसर के टुवर्ड मूव करते हैं। तो सेक्शन डी का पहला है बेनिफिट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल इंडिया है, राइट? तो उसका क्या फायदा है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर। इट फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन। डिजिटल इंडिया है, ठीक है, आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज कर रहे हो, ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस की काम करने की क्षमता बढ़ेगी, नया नया इनोवेशन आप ला पाओगे। इससे क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए एंटरप्रेन्योर जो नए आइडियाज के साथ बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं उसको प्रमोशन मिल रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है, ऑफकोर्स नए बिजनेस आ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जॉब क्रिएट हो ही रही है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है और आप ग्लोबल मार्केट में भी कॉम्पिटिशन दे पा रहे हो। Next is improved access to services. Digitalization improve access to essential services such as healthcare, education, banking, government services, particularly in rural and remote areas. डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हो पा रहा है? जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, जो भी ज़रूरत की सर्विसेज, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो, बैंकिंग की हो, गवर्नमेंट की हो, ये सब सर्विसेज ना कि शहर में बल्कि गाँव में भी, दूर दराज एरिया में भी हो पा रही हैं। ऑनलाइन, आपको पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन लर्निंग हो पा रही है, वहाँ तक एजुकेशन पहुँच पा रही है जहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। डिजिटल बैंकिंग, घर बैठे बैंकिंग कर सकते हो। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की सहायता ऑनलाइन ले सकते हो। तो ये सब फायदे आपको देखने को मिल रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, तो इसको ही आपको लिखना है 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमई, जो भी आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन बेच सकते हो अपने सामानों को, डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजें। इससे क्या होगा? आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, भाई ऑनलाइन कर रहे हो तो उन कस्टमर को भी रीच कर सकते हो जो आपसे खरीदना चाहते हैं लेकिन दूर हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज दे सकते हो, राइट। इनहैंस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी, भाई ऑफकोर्स ऑनलाइन काम है तो प्रूफ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। तो इट रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स वगैरह भी आपको मिल रहा है कि रियल टाइम में क्या डेटा चल रहा है, क्या आपका बिजनेस वर्क कर रहा है, क्या कस्टमर की नीड है, पूरी हो पा रही, नहीं हो पा रही है, मॉनिटर करते रहोगे और इस हिसाब से काम करोगे। तो नेक्स्ट इज डिजिटल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कई कोर्सेज हैं जो स्किल प्रोवाइड करते हो, उसको खरीद सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट। तो जो ये ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। वही चीज़ें हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके पास नई नई चीज़ों को सीखने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल फैसिलिटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं बाय प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज। आप ग्रीन टेक्नोलॉजी, पेपरलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इन्वायरमेंट सेफ है, ठीक है, पेड़ नहीं कट रहे हैं, पेपरलेस चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है। तो ये सब क्या है? डिजिटल सोल्यूशन है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये सब फायदे हैं आपके।
नेक्स्ट जो है आपका वो है कि फीचर्स क्या है रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी के बाय आरबीआई इम्पैक्टिंग बिजनेस। ठीक है, तो आप रेपो रेट वगैरह भी जो चल रहा है रिसेंट वगैरह ये सब लिख सकते हो ताकि आप रिसेंट का थोड़ा सा अपडेटेड दे दो। तो रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट अगर आप समझो तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे जो बैंक है, ठीक है, जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है, वो लेंड करता है, पैसे देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, तो कमर्शियल बैंक इस रेट पे सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है। ठीक है, तो जब आरबीआई लोअर कर देता है रेपो रेट, मतलब आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक और आरबीआई से पैसे ले सकती है, तो फिर क्या करती है, वो कम रेट पे लेगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो बोरिंग, अब फिर जब वो कम रेट पे लेगी तो कम रेट पे बाकी लोगों को भी, कंज्यूमर हो गया, बिजनेस है, उसको कम रेट पे लोन देगी। तो इस हिसाब से जो बोरिंग कॉस्ट होती है बिजनेस की वो बढ़ जाती है, अब वो आराम से, नहीं सॉरी, डिक्रीज हो जाती है, बोरिंग कॉस्ट डिक्रीज होती है, मतलब वो कम रेट पे ज्यादा बोरो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस को इंकरेज किया जाता है कि वो लोन ले और इन्वेस्टमेंट करें, अपने ऑपरेशन को बढ़ाएं। ठीक है, मान लो आरबीआई ने अपना रेपो रेट 6% से 5% कर दिया, अब 5% पे कमर्शियल बैंक उससे पैसा ले पा रही है आरबीआई से, तो जब वो कम रेट पे ले रही है तो कम रेट पे कस्टमर को या बिजनेस को भी दे रही है, और बिजनेस अगर उससे लोअर रेट पे ले पा रहा है तो फिर वो अपना एक्सपेंशन वगैरह शुरू कर देगा। तो रेपो रेट जो है वो बिजनेस को ऑफकोर्स इंपैक्ट करेगा। लिक्विडिटी मेजर क्या है, लिक्विडिटी मेजर में इंप्लीमेंट लिक्विडिटी इनहैंसिंग मेजर सच एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन टू इंश्योर एक्यूरेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्रेडिट सही से अवेलेबल रहे ये इंश्योर करना। जैसे आरबीआई है वो लिक्विडिटी इनहैंसिंग मेजर इंप्लीमेंट करती है ये इंश्योर करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे जो हैं वो आराम से सर्कुलेट होते रहे, इनफ पैसे जो है वो सर्कुलेट होता रहे। जैसे मान लो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, ठीक है, वहां पे लिक्विडिटी जो है वो आपकी क्रंच हो गई, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से बाय करेगा। अब जैसे वो आरबीआई, जैसे बैंक के पास अब पैसा है नहीं, इकोनॉमिक स्लो चल रही है, तो कमर्शियल बैंक से क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उनके पास है उसको खरीदेगा। अब जो वो खरीदेगा तो उनको भैया पैसे देगा कमर्शियल बैंक को, अब जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो फिर वो बिजनेस को पैसा दे पाएंगे लोन के रूप में, फिर बिजनेस लेगा तो इन्वेस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो आरबीआई इसी तरीके से काम करता है, इन्फ्यूज करता है लिक्विडिटी बैंक के सिस्टम में, उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मान लो बिलियंस ऑफ रुपीज में खरीद ली कमर्शियल बैंक से, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया और वो पैसा बिजनेस को लेंड करेंगे और बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी। जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी पे, जैसे कि लोन को रीस्ट्रक्चर, मतलब लोन की जो स्कीम है उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, या क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम में चेंजेस लाना, वो भी लेंडिंग प्रैक्टिसेस पे असर डालते हैं और बिजनेस पे उसका क्रेडिट को एक्सेस मिल जाएगी। अब इसमें क्या है, क्रेडिट पॉलिसी का वगैरह देखिए, जैसे चेंजेस इन क्रेडिट पॉलिसी बाय आरबीआई, मतलब कि जो भी क्रेडिट पॉलिसी चल रही है उसमें किस तरीके का आपने चेंजेस किया है। जैसे मान लो जो भी क्रेडिट पे आपने बैंक को, बिजनेस को पैसा दिया था, उस पॉलिसी में आप जैसे कोई चेंजेस ला रहे हो, उसकी वजह से भी बिजनेस के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो जब ऐसा टाइम चला जहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तो आरबीआई क्या करेगी, लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम ले आएगी, ऐसी स्कीम ले आएगी जिस हिसाब पे अब बिजनेस जो कमर्शियल बैंक है उनको अपना लोन का जो स्कीम है उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसमें क्या है वो अलग कर देगी कि बिजनेस जो है वो रीनेगोशिएट कर पाए एग्जिस्टिंग लोन के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। मान लो उसने टेम्पररी रिलीफ, ऐसी पॉलिसी ले आई आरबीआई जिसमें उसे रिलीफ दे दिया बिजनेस को, कि वो मान लो जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो वो कम रेट पे जो है अपना पेमेंट करे। ठीक है, लोअर डाउन कर दिया इंटरेस्ट रेट उनके लिए, या फिर उनको टाइम ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ा के दे रहे कि इतनी देर में आप पेमेंट वगैरह जो है वो कर सकते हैं पूरी। तो इस केस में क्या होगा, वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे बिजनेस, उनको एक रिलीफ मिल जाएगा और उस तरीके से फिर वो अपना फर्दर रिलैक्स होके वर्क कर पाएंगे। तो ये रीस्ट्रक्चर करना, रीपेमेंट टाइम को लेके, या इंटरेस्ट रेट कम कर देना, या रीपेमेंट टाइम और बढ़ा देना बिजनेस के लिए, वो सारी पॉलिसी आरबीआई ला सकती है, जो भाई कमर्शियल बैंक फॉलो अप करेंगे और उस तरीके से बिजनेस को रिलीफ मिलेगा और वो क्रेडिट एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, लंबे समय तक क्रेडिट होल्ड कर पाएगी और उसको पेमेंट बिना डिफॉल्ट के कर पाएगी फर्दर। तो इस तरीके से आप डायग्राम वगैरह बना सकते हो इन पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपकी आरबीआई से रिलेटेड पॉलिसी का जो असर देखने को मिलता है बिजनेस पे, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है कि आरबीआई फोकस ऑन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। आपको पता है आरबीआई स्टेबिलिटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है प्राइस पे, कि ना ज्यादा महंगाई ना ज्यादा डिफ्लेशन हो। थ्रू इन्फ्लेशन टारगेटिंग इफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड रिगार्डिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें,
आरबीआई है वो इन्फ्लेशन टारगेट सेटअप करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि इन्फ्लेशन टारगेट मान लो उसने रखा है कि 4% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मान लो अगर 4% से ज्यादा हो गया तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे, कम रेट पे, भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बोरिंग वगैरह कम करेंगे, बोरिंग कम करेंगे तो स्पेंडिंग कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दिस इफेक्ट बिजनेस एज हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। इसमें क्या होगा, बिजनेस जो है उस पर भी असर आएगा, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस भी नहीं बोरो कर पा रहा, उसकी भी बोरिंग कोस्ट बढ़ गई, वो स्पेंड नहीं कर पाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा एंड कंज्यूमर भी कम इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को टारगेट करता है और इसका असर भी आपको बिजनेस पे देखने को मिलेगा। अगर टारगेट मेंटेन कर रहा है तो टारगेट को वही मेंटेन करना, उसके लिए उसको जो भी करना पड़ रहा है, स्लो डाउन करना पड़ रहा है, रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं तो वो करेगा, उसका असर बिजनेस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई अगर उसको लग रहा है बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई बिजनेस के लिए, तो भाई बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा, तो अगर उसने एक्सपेंशन डिसीजन लिए होंगे तो उसको डिले करेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसका असर है बिजनेस पे। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, आरबीआई इंटरवेंस द इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या एक्सचेंज मार्केट इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट इम्पैक्टिंग बिजनेस इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब देखो जो भी बिजनेस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में इंगेज है और एक्सचेंज रेट को भाई आरबीआई मैनेज कर रहा है, उसके रिगार्डिंग चीजें बदल रहा है, तो फिर बिजनेस पे असर देखने को मिलेगा, ठीक है। आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे इंटरवेन करता है ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर पाए, इंटरफेयर करता रहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ ताकि स्टेबल एक्सचेंज रेट रहे। भाई अगर मान लो कि जो हमारे रुपीज हैं उसकी वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी गिरती जा रही है, ठीक है, बाहर वाले कंट्री वाले लोग तो हमारे सामान को आराम से खरीद लेंगे ना, हमको तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे बाहर के सामान खरीदने के लिए वाली सिचुएशन आ गई। तो अब आरबीआई क्या करेगी, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको सेल करना शुरू कर देगी ताकि वो अपने रुपीज की वैल्यू को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। और अगर उसको लग रहा है रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन करेंसी को बाय करना शुरू कर देगा, ठीक है, ताकि एक्सेसिव अप्रिशिएशन ना हो। तो इस तरीके से भी वो इंटरनेशनल इंगेज है जो बिजनेस, उनको असर डालता है, ठीक है। एक्सपोर्टर जो है फिर उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेटअप करेगा ताकि एक्सचेंज रेट में भी जो भी चेंजेस आए हैं उसको रिस्पॉन्स कर पाए और कॉम्पिटिशन में बना रहे। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। रेगुलेटरी चेंजेस, आरबीआई जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाती है, गाइडलाइन बदलती है कि बिजनेस बैंकिंग ऑपरेशन, लैंडिंग प्रैक्टिस, रिस्क मैनेजमेंट गाइडिंग जो भी पॉलिसी वगैरह बनाती है वो भी भाई बिजनेस को फॉलो करने होते हैं, उस पर भी बिजनेस पे असर आएगा। जैसे आरबीआई ने कोई भी पॉलिसी ला दी, ठीक है, तो वो बिजनेस को फॉलो करनी है। जैसे मान लो कि कोई भी बैंक है वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसने ऐसी पॉलिसी ला दी कि वो रिस्क को क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा है, उससे रिगार्डिंग नॉर्म्स लाए हैं, लेंडिंग नॉर्म्स, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए बैंक को एक्सेसिव रिस्क लेने से। तो इससे क्या होगा, बिजनेस का जो असर है वो आएगा, बिजनेस की जो एक्सेस है क्रेडिट के लिए, बोरिंग कॉस्ट के लिए, वो इफेक्ट होगी। मतलब कि आरबीआई ने मान लो हायर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट लगा दी बैंक में कि हायर कैपिटल आपको मेंटेन करके रखना है, तो अब क्या है वो ज़्यादा लेंड नहीं कर पाई, वो टाइटन हो गई, उतना आपको मेंटेन करना है, आप उतना आपको कमर्शियल बैंक को उतना पैसा अपने पास रखना ही है, अब उसकी ज़्यादा अब भाई उतना मेंटेन करेगा तो कम लेंड करेगा, तो बिजनेस के लिए अब ऑफकोर्स उसको कम पैसा मिल ही नहीं रहा, तो उसको लोन ऑब्टेन ही नहीं हो पा रहा, तो वो चैलेंज हो जाएगा उसके लिए लोन को अडॉप्ट कर पाना और एक्सपैंड कर पाना। तो इस तरीके से जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ला रहा है ताकि बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो भी आपका असर डालता है बैंक मतलब बिजनेस पे। इकोनॉमिक आउटलुक, आरबीआई असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक आउटलुक, ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड रिस्क फैक्टर इन्फ्लुएंस बिजनेस सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आरबीआई का जो भी असेसमेंट है इकोनॉमिक आउटलुक को, वो भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, उसके ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है असर डालता है। अगर आरबीआई प्रेडिक्ट करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होगी, तो बिजनेस क्या करेंगे, अपने एक्सपेंशन प्लान को पोस्टपोन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्ट जो भी है उसको पोस्टपोन कर देंगे। कन्वर्सली अगर आरबीआई एक्सपेक्ट करके ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे देखने को मिलेगी, तो फिर बिजनेस को पता चला तो फिर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आरबीआई का क्या प्रोजेक्शन है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, वो बिजनेस पे असर डालता है उसके डिसीजन पे कि उसको अभी क्या डिसीजन लेना, एक्सपैंड करना है या रुकना है, ताकि वो उस हिसाब से ढाल पाए। तो ये भी बिजनेस पे असर है। तो गाइस हमने ये पूरे पेपर को एनालाइज किया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है, राइट, कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। पेपर जो है वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।